हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाजीज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, क्लास 9th का ये हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नाजीज़्म द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9th notes, class 9th history chapter 3 notes in which we will read about the Weimar Republic, political radicalism and economic crisis, World War II, the condition of youth in Nazi Germany, the collapse of democracy, Hitler, etc. Okay, let's start. The first world war was fought between, तो जो पहला युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो कब किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो इसमें थे जर्मनी, इसमें कुछ सेंट्रल पावर थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। देन सेकेंड इज एलाइड पावर, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ ये पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ। ये पूरी जर्मनी पावर थी, टर्की, ऑस्ट्रिया, इन्होंने किसके अगेंस्ट युद्ध लड़ा था? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, जर्मनी ने शुरू में तो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके प्रॉफिट कमाया था, लेकिन हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1980 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया था। मतलब फर्स्ट में तो क्या हुआ, जो ये हमारी सेंट्रल पावर है, स्टार्टिंग में तो ये पावर हमारी जीत रही थी। ठीक है, लेकिन 1980 में ये वाली पावर मतलब द सेंट्रल पावर्स हारने लगी। ठीक है, और कौन जीतना? एलाइड पावर, मित्र राष्ट्र। The Second World War. If we talk about Second World War, it's start between 1939 to 1945. तो ये 1939 से 1945 के बीच में चला। इसमें क्या हुआ? इसमें भी दो शक्तियाँ थी, द एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड द एलाइड पावर फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया एंड यूएसए। ठीक है, इसमें भी ये चला था। नेक्स्ट वन, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। अब बर्थ करते स्टार्ट कि वाइमर कब स्टार्ट हुआ, वाइमर के बारे में बात करते हैं। कौन है वाइमर, क्या स्टार्ट हुआ वाइमर के इसमें? वाइमर क्या था? वाइमर एक गणराज्य था जिसकी स्थापना 1914 से 1918 में की गई थी। Germany fought the First World War 1914 to 1980 along with the Austrian Empire against the Allies France, Britain and Russia, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट वन, जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम। जैसे मैंने बताया था कि जर्मनी को स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, उन्हें गेन हो रहा था फ्रांस और बेल्जियम को हराकर। However, the Allies won, defeating Germany and Central Powers in 1980. जबकि एलाइज ने क्या किया? मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया था किसको? जर्मनी की पावर को, सेंट्रल पावर्स को। कब? 1980 में। नेक्स्ट, आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वार 1 एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। मतलब आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में हराने के पश्चात हराने के बाद इन्होंने क्या करा? एब्डिकेशन, एम्परर से एब्डिकेशन कर दिया, मुक्त कर दिया, त्याग दिया एब्डिकेशन को। अ नेशनल असेंबली मीटिंग वॉज हेल्ड इन वाइमर। अब क्या हुआ? अब ना एक मीटिंग रखी गई वाइमर में। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर वॉज सेटअप इन जर्मनी।
कि अब एक संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान बनेगा। मतलब कि एक ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सबकी राय, सबकी सलाह, सबकी एडवाइस, सबको सम्मिलित किया जाएगा। एक डेमोक्रेटिक संविधान बनेगा। हमारा भारत भी डेमोक्रेसी के है ना, तो हमारा भारत भी डेमोक्रेसी है। तो इसी तरीके से वाइमर ने सोचा कि अब वाइमर ने डिसाइड किया, अब मैंने हरा दिया है जर्मनी को। अब उन्होंने एक मीटिंग रखवाई और डिसाइड किया कि अब नया स्ट्रक्चर लाओ, एक नया संविधान बनाओ, और ये संविधान डेमोक्रेटिक संविधान होना चाहिए, जो कि हम जर्मनी में इसको सेटअप करेंगे। In the June of 1919, the Treaty of Versailles was signed, in which the Allied power imposed many humiliating conditions of Germany, such as, अगर 1919 में क्या हुआ, 1919 में वर्साई की संधि हुई, जिसमें हस्ताक्षर करे जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने अपमानजनक शर्तें सौंपी। मतलब था कि जो जर्मनी हार गया था, ठीक है, जर्मनी हार गया था एलाइज पावर से, तो एक संधि हुई। संधि क्या होता है? संधि एक तरह का सहमति पत्र होता है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में सहमति देके एक समझौता कर लेते हैं, उसे संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ना एलाइड पावर ने कुछ शर्तें थोपी जर्मनी पर, कुछ शर्तें लागू करी, क्योंकि जर्मनी हार गया था, अब एलाइज पावर जीती हुई थी, तो एलाइज पावर ने कुछ शर्तें जर्मनी के ऊपर लगाई। क्या क्या लगाई, पढ़ते हैं। जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज। उसने बोला कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी वॉर हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जर्मनी। तो जर्मनी को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। जर्मनी वॉज डेमिलिटराइज्ड मतलब जर्मनी को पूरी तरीके से डेमिलिटराइज कर दिया जाएगा, कि मतलब इसकी कोई सेना नहीं होगी। जर्मनी की अब की खुद की सेना नहीं होगी, क्योंकि सारी सेना तो किसने ले ली थी? एलाइज पावर ने ले ली थी। तो अब इसकी कोई भी खुद की सेना नहीं होगी। इट वॉज फोर्स टू पे कंपेशंस अमाउंटिंग ऑफ बिलियन, कुछ बिलियन में, 6 बिलियन में आपको क्या कंपेशन देना पड़ेगा, मतलब कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। 6 अरब, सॉरी ये पौंड है, हाँ 6 अरब पौंड। ये ऐसा जो साइन बना हुआ है ना, ये पौंड का होता है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ऐसा जो साइन बना है ये पौंड का होता है। तो 6 बिलियन पौंड, 6 अरब पौंड का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिसोर्सेज रिच रिहैंडलिड वॉज ऑक्यूपाइड बाय एलाइड पावर। जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो किसके अंडर में आ जाएंगी? एलाइड पावर में। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, 10th of population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France। मतलब कि जर्मनी क्या करेगा? 10% आबादी, 30% भाग ज़मीन का, 75% जो आयरन का है, आयरन का उनका बिजनेस है, और 26% कोयले का बिजनेस है। ये सब किसके साथ बांट लेगा? एलाइड पावर के साथ बांटेगा। द वाइमर रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ द वर्साई। तो इसी तरीके से वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य आ गया, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा तो नॉर्मल होता है ना, जिसको हराया फिर वो अपनी शर्तें मानेगा और अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। तो उसने ये सारी शर्तें रख दी जर्मनी के सामने और कहा अब मेरा गणराज्य चलेगा, मेरी डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगी। After the end of First World War, Germany had to sign a harsh and humiliating Treaty of Versailles with the Allied power। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को इन सब चीज़ों पर, जो इन्होंने शर्तें रखी थी, सब पे
साइन करने पड़े। जर्मनी वॉज डेमिलिटराइज एंड हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, और जर्मनी को सारा अमाउंट भी देना पड़ा, सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया, और जितना जुर्माना रखा गया था वो जुर्माना भी देना पड़ा। अब ना हम कुछ भी नया गणराज्य नई स्थापना करते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो आती है। देखो, हम छोटा मोटा नया बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम तो फेस होगी, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था, अगर भारत की बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरे भारत को एक साथ लेके चलने में लीडर्स को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो अब इसने तो नया वाइमर रिपब्लिक स्टार्ट किया तो इसको भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई? द वाइमर रिपब्लिक हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सॉरी दिस वन, क्या क्या प्रॉब्लम आई? It had signed a treaty at Versailles and hence it was held responsible accepting humiliating provision. सबसे पहले क्या आया? वर्साई की संधि हुई, तो संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे जितनी भी उसका सारी चीज़ें थी वो सारी उनको देनी पड़ी, ठीक है। और उन्होंने वो ही, और अब जब सारी ट्रीटी हो गई, सारी संधि हो गई वर्साई की, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा आगे कुछ भी होगा जर्मनी में? वाइमर। Owing to some inherent defects proportional representation, the Weimar Republic was fragile. People lost confidence in the democratic parliamentary system due to constant political instability. तो इन्होंने क्या करा, सब कुछ एक तरह से ना जो लोग हैं उन्होंने ढंग से ना, मतलब एक तरह से पूरा अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लॉस कर दिया, मतलब उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्योंकि सही नहीं हो रहा था। बीच में चेंज कर रहे हैं, कभी बना रहे हैं, कभी चेंज कर रहे हैं, तो एक इनस्टेबिलिटी लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक साथ हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेबल नहीं है। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 to 1932, तो एक डिप्रेशन भी रहा 1929 से 1932 में एक डिप्रेशन भी रहा। फर्दर हिट इन जर्मन इकोनॉमिक्स, और इसकी वजह से जर्मन की इकोनॉमी, मतलब कि जो जर्मन पे आर्थिक संकट भी आ गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल, जो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो उसमें गिरावट आई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेबर वॉज वेरी हाई, मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी। The Weimar Republic had to face the revolutionary uprising and of the Spartakic League, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, फेस भी किया। With the changing situation in 1923, 1923 में जब चेंज हुई सिचुएशन, इट प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, तो यहाँ पर कैसी करेंसी स्टार्ट की गई? पेपर करेंसी विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, और बहुत सारी जो मनी है वो प्रिंट करने लगे। द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी फैल, और जो जर्मन की करेंसी की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगी। एंड द प्राइजेस ऑफ गुड शॉर्ड, और जो गुड्स के प्राइजेस थे, जो माल के प्राइजेस थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। थस दे फेस द हाइपर इन्फ्लेशन, तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा अविस्फीति का सामना करना पड़ा, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर गई और गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, करेंसी की वैल्यू गिर जाना और गुड्स की वैल्यू बढ़ जाना? मतलब जैसे कि आप मान लो 10 रुपये में 6 बनाना खरीद रहे थे, ठीक है। अब करेंसी की वैल्यू गिर गई, आपको अब 20 रुपये में 6 बनाना मिल रहा है, तो आपको तो ये लग रहा होगा अरे पैसे तो बढ़ गए, मैं बोल रही हूँ गिर गए, तो इसकी वैल्यू गिर गई। जो 10 रुपये की वैल्यू पहले 6 बनाना के बराबर थी ना, अब वो वैल्यू नहीं रही 10 रुपये की, अब वो वैल्यू 20 रुपीज़ की 6 बनाना की इक्वल रही,
ठीक है, तो मतलब 6 बनाना महंगे हो गए, गुड्स के प्राइस बढ़ गए, और जो करेंसी की जो वैल्यू थी ना, जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, जो 10 रुपये की इम्पोर्टेंट 6 बनाना के लिए थी, अब वो इम्पोर्टेंट उसकी ख़त्म हो गई। अब वो इम्पोर्टेंस किसकी रही? 20 रुपीज़ की। इट मीन अविस्फीति, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द वार। इफेक्ट क्या हुआ? द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बहुत साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशली, मतलब कि मानसिक रूप और आर्थिक रूप दोनों तरीके से पूरे इस कॉन्टिनेंट पे क्या पड़ा? एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप टू बिकम अ डेटर। अगर वो जो था क्रेडिटर था, वो डेटर बन गया, मतलब उस पर बहुत सारी उधारी आ गई। नेक्स्ट है, द सपोर्टर्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक वॉर्स वर क्रिटिसाइज्ड एंड बिकम इजी टारगेट टू अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। आज जो यहाँ के सपोर्टर थे वो उन्हीं को क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, उनकी आलोचना करने लगी। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने टारगेट बनाया कि इसके जो है नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पे हम अटैक करेंगे। सोल्जर केम टू प्लेस्ड अबव सिविलियन। और जो यहाँ के सोल्जर्स थे वो आए कहाँ से? सिविलियन से आए। एग्रेसिव वॉर, प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल ऑनर बिकम इम्पॉर्टेंट। और जो है एक एग्रेसिव वॉर स्टार्ट होने ही वाला था। प्रोपेगेंडा क्या मीनिंग होता है? तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? एक तरह से ना किसी चीज़ को प्रचार करना, मतलब सब ना इस चीज़ का प्रचार करने लगे थे कि जो एलाइज पावर आई है ना वो अच्छी नहीं है, उसके अगेंस्ट जाओ, उसके लिए लड़ो, ऐसी चीज़ों का प्रचार करने लगे थे। नेक्स्ट वन, द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the uprising of the separatist league on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। मतलब कि इसके टाइम पे कौन सा रिवॉल्यूशन चला था रसिया में? वॉल्सविक रिवॉल्यूशन। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? दिस वन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया जब वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ तो रूस में बोल्शेविक क्रांति तेज़ी से बढ़ने लगी, विद्रोह भी होने लगा, और स्पार्टसिस्टों ने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। स्पार्टसिस्टों ये अलग थे, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना कर दी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई युद्ध वगैरह होते हैं ना, तो जो लीडर्स वगैरह होते हैं मिलके अपनी अपनी कोई ना कोई पार्टी की स्थापना करते ही करते हैं। नेक्स्ट वन, political radicalization was heightened by the economic crisis of 1923 as Germany refused to pay the war reparation। तो 1923 के आर्थिक संकट से राजनीति क्या थी? बहुत ज़्यादा कट्टर, मतलब एक बढ़ गई। जर्मनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति, मतलब जो पैसा उन्होंने बोला था ना कि इतना पैसा आप जुर्माने के रूप में दोगे, जर्मनी से बोला था, तो जर्मनी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और फ्रांस ने अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया थे जिसमें से उन्होंने कुछ पार्ट मांगा था ना,
उस पर खुद ही कब्जा कर लिया कि हम नहीं दे रहे। नेक्स्ट है जर्मनी रिलेटेड विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली, और जर्मनी ने बेतहाशा कागजी मुद्रा छापकर जवाबी कार्रवाई करी। उन्होंने भी कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वैल्यू कम हो रही थी। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स कोलैप्स्ड, तो जर्मन मार्क का जो मूल्य था वो गिर गया। उन्होंने उस चीज़ को गिरा दी क्योंकि जब करेंसी ज़्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाती है। करेंसी ज़्यादा होती है तो वैल्यू कम हो जाती है, और करेंसी कम होती है ना तो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। द प्राइजेस ऑफ गुड्स शोर्ड, और जो प्राइजेस थे गुड्स के वो बढ़ने लगे। देयर वॉज हाइपर इन्फ्लेशन, ये मैंने आप लोगों को समझा चुकी हूँ क्या है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन की ईयर की बात करें तो 1924 टू 1928 सा सम स्टेबिलिटी एट इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड, तो यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी दिखी, कुछ स्थिरता दिखी गई। फिर भी यह रेत पर बनी थी। रेत पर मतलब अगर आप रेत की कुछ भी चीज़ बनाते हो, ऐसे बना रहे हो, तो वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहेगा, फिर अपने आप ही वो हवा आती धीरे धीरे उड़ता रहेगा और ख़त्म होता रहेगा। तो उसमें सिर्फ बताया हुआ है कि कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी बनी रही, जैसे रेत पे कुछ बना दिया हो ऐसे। In 1924, with the introduction of the Dewey's Plan by Americans, Germany came out from the financial instability. 1924 में अमेरिका द्वारा डावेस योजना बनाई गई, ठीक है। इन्होंने भी एक योजना बनाई, किसने? अमेरिका ने, कि जर्मनी की जो वित्तीय अस्थिरता से हम बाहर आएंगे। जो जर्मनी को फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है ना, हम पहले इससे बाहर आएंगे। नेक्स्ट वन, जर्मनी वॉज टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जो जर्मनी पूरी तरीके से किस पर डिपेंड था? कुछ समय के लिए जो लोन ले रखा था उस पर। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो मुख्य रूप से यूएसए से थे, मतलब जो लोन लिया गया था वो यूएसए से लिया गया था। 1920 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने के साथ ही यह सहायता वापस ले ली गई थी। अब जर्मन की जो थी कंडीशन वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। जर्मन पूरी तरीके से प्रभावित था इस चीज़ से। द जर्मन इकोनॉमिक वॉज हिट बैडली, और जर्मन की जो इकोनॉमिक्स थी पूरी तरीके से हिट कर दी गई। द मिडल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशंस, मीनिंग होता है सर्वहाराकरण। मध्यम वर्ग और कामकाजी आबादी सर्वहाराकरण के डर से भर गई, मतलब उन्हें लगा कि सबको हार लेंगे, सब हार जाएंगे, एक तरह से उन्होंने डरने लगने लगा मध्यम वर्ग के लोगों को। नेक्स्ट वन, द वाइमर रिपब्लिक सम इनहेरिटेंस डिफेक्ट, इसके ना कुछ आंतरिक दोष भी लगे, मतलब कुछ वैसे तो जर्मन की अपनी वो थे, सब साथ थे, लेकिन इसके कुछ कहते हैं ना सब साथ में रहते हैं, फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, तो इनके कुछ अंदर के कुछ आंतरिक दोष भी थे। क्या थे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, हर कोई चाहता था कि हमें इतना % मिलेगा, इतना % मिलेगा। आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, आर्टिकल 48 जिसने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी थी। आपातकाल मतलब एमरजेंसी, ठीक है। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, उन्होंने नागरिक अधिकारों को निलंबित करके डिक्री द्वारा शासन करने की शक्तियाँ प्रदान कर दी। जो नागरिक के अधिकार थे उसे मना कर सस्पेंड कर दिया और कहा अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे आप आराम से रहो, शक्तियाँ प्रदान कर दी मतलब। अब ये तो वाइमर का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे एक और आया, कौन आया? हिटलर आए। अब हिटलर ना बहुत कट्टर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था इनका, किनका? हिटलर का। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना से अपनी बहादुरी के लिए पदक अर्जित किए थे इन्होंने। जर्मन सेना ने इन्हें अवार्ड भी दिए थे। ही हेडेड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी विच लेटर कम टू नो नाजी पार्टी, और इन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बने थे ये, और उस जर्मन पार्टी को फिर बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाने जाना लगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र धीरे धीरे ख़त्म कैसे हुआ?
लोकतंत्र कौन बना रहा था? एलाइट पावर बना रही थी ना। अब वो कैसे ख़त्म हुआ? ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम द चांसलर। 30 जनवरी 1933 में जो हिटलर थे वो कौन बन गए थे? वो चांसलर बन गए। On 28 February 1933, Hitler identifiedly suspended civics rights like freedom of speech, press and assembly through the Fire Decree। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने फायर डिक्री के माध्यम से एक भाषण दिया। प्रेस, सभा स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों के लिए अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। मतलब जो नागरिक को अधिकार दिए गए थे वो उन्होंने सब खत्म कर दिए और कहा जब तक मैं नया आदेश नहीं देता ये अधिकार आप कोई भी अपना नहीं अपनाएगा। नेक्स्ट 3 मार्च 1933 में जो फेमस इब्लेंग एक्ट है वो पास किया गया। ठीक है, मतलब एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। उसने हिटलर को ठीक है, ये जो एक्ट पास किया गया इसने क्या किया? हिटलर आइडेंटिफाइड सक्सेस It gave Hitler all power. It gave Hitler all power to sideline. हिटलर की सारी पावर को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। और किसका रूल स्टार्ट कर दिया? डिक्री का, कि डिक्री शासन करेगी, डिक्री स्टार्ट करेगी। डिक्री कौन? यूएसए की एक वो बनाई थी ना यूएसए ने। इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही जो सरकार है वो स्थापित हो गई। पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। और जो लीग ऑफ नेशन था उसको निकाल दिया गया 1933 में। फिर आ गए रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड, ठीक है, इन 1936 और 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया गया। आते हैं आगे नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। अब क्योंकि तानाशाही सरकार चल रही थी तो जर्मनी में तानाशाही सरकार आ गई। तो तानाशाही का सरकार का मतलब होता है कि एक ही लोगों का, एक ही साम्राज्य होगा, एक ही नेताओं का हर जगह का। नेक्स्ट, इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर। और पोलैंड पर आक्रमण किया गया सितंबर 1939 में, जिससे कि कौन सा स्टार्ट हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में ट्रिपार्टीट पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। दे वर नोन एज एक्सिस पावर। मैंने आपको बताया तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में हुआ था। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे। अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन था। नेक्स्ट, ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन जून 1941। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन मे। सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड हुआ कब? मई में 1945 में। और इसमें भी कौन जीता? इसमें भी अलाइड पावर ही जीती थी। फर्स्ट में भी अलाइड पावर जीती, फिर सेकेंड में भी अलाइड पावर जीती। नेक्स्ट वन, द नाजी वर्ल्ड व्यू। जो हिटलर थे, अगर हिटलर की बात करें तो वो कैसे थे? वो रेशियल सुप्रीमेसी थे। मतलब कि वो थोड़ा ना भेदभाव ज़्यादा करते थे। वो मानते थे कि जर्मन के जो आर्य लोग हैं वो तो बहुत ऊपर है, टॉप पर है, वाइल जो जेव्स हैं, वहाँ के जो यहूदी हैं वो नीचे हैं। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ लैब्रेंसरम। ठीक है, लैब्रेंसरम की अवधारणा क्या थी? लैब्रेंसरम क्या करते थे? इनका अर्थ था कि रहने की जगह। लैब्रेंसरम का मतलब होता है रहने की जगह। इट मीन्स लिविंग प्लेस। It means living place. Hitler believed that new territories had to acquire for settlement of the German people. इस टाइम हिटलर जो थे, हिटलर कह रहे थे कि अब ना एक नई संधि करवानी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए। द नाजी बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जो नाजी है वो मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे विश्वास करते थे। हिटलर अडॉप्टेड द टाइटल देर फरहर मीनिंग द लीडर। तो जो यहाँ पे हिटलर थे उन्होंने एक टाइटल अपनाया, क्या? डेर फुरहर,
की उपाधि इन्होंने अपनाई, जिसका मतलब होता है नेता। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्लोगन लाइक अडोल्फ हिटलर इज़ जर्मनी, जर्मनी इज़ अडोल्फ हिटलर वॉज कॉमन। मतलब कि जर्मनी अडोल्फ हिटलर है और अडोल्फ हिटलर ही जर्मनी है, ऐसे जैसे नारे लगवाए। नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद। द नाजीज क्रिटिसाइज्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बट दे espoused a philosophy called नेशनल सोशलिज्म। तो इन्होंने क्या किया, नाजियों ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अगेंस्ट रहे। पूंजीवाद क्या थे, वो अमीरों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, समाजवाद ज़्यादा समाज पे ध्यान देते थे। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद नामक दर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा राष्ट्र एक साथ होना चाहिए और समाज को एक साथ लेके चलो, तब हम उसका समर्थन करेंगे। यूथ इन नाजी जर्मनी, अब जो ये नाजी जर्मनी के जो युवा लोग थे उनकी क्या अवधारणा थी। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। ही टुक फॉलोइंग स्टेप्स टू अचीव दिस। हिटलर का मानना था कि अगर बच्चों में नाजीवादी विचारधारा आनी मतलब लानी है तो उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग क्या करी, उन्होंने स्कूल खोलना स्टार्ट करा। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, चिल्ड्रन को अलग अलग रखा गया। जहाँ जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, क्योंकि मैंने बता दिया था हिटलर की क्या थिंकिंग थी, क्यों जर्मन के जो आर्य है वो अलग है और जो जॉज है वो अलग है। तो इन्होंने यहूदी और जर्मन के आर्य को अलग अलग बिठाया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इसके बाद अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जॉज द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिप्स वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। जो यहूदी के शारीरिक रूप से बेकार बच्चे थे, विकलांग थे, उन्हें स्कूल से बाहर ही निकाल दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटर्न रेशियल्स, और जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक थी उसे दोबारा से लिखा गया, जिसमें रेशियल के बारे में मतलब कि जातिवाद को इंट्रोड्यूस किया गया। चिल्ड्रन वर टॉट द लॉयल एंड द सबिशम हेट जॉज एंड वर्शिप हिटलर। चिल्ड्रन को बताया गया कि जॉज की जो है हेट करो और वर्शिप करो हिटलर की। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। और युवा संगठन को ये जिम्मेदारी की गई कि आप सबके बीच में राष्ट्रीय समाजवाद की भावना लाओगे, सबको पढ़ाओगे। ये जिम्मेदारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। आफ्टर अ पीरियड ऑफ rigorous ideologically and physical training, they join the labor service. Then they have to serve in the armed force and enter one of the Nazi organization. इन सब के बाद कठोर वैचारिक शारीरिक प्रशिक्षण के अवधि के बाद वे श्रम सेवा में शामिल हो गए। वो किस में स्टार्ट हो गए, वो लेबर सर्विस में स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने सशस्त्र बलों की सेवा करनी स्टार्ट करी। किसने, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ने। फिर उन्होंने मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने में मतलब कि आर्म फोर्सेस में एंटर हुए। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कठोर विचार लाए लोगों के दिल में, बच्चों को पढ़ाया, फिर उन्होंने लेबर सर्विस करी, उसके बाद वो आर्म फोर्स में एंटर कर लिया। ठीक है, नाजी संगठन में उन्हें शामिल होना पड़ा। अब आते वुमेन की बात। वुमेन की बात करें, नाजी जर्मनी की महिलाओं की बात करें, गर्ल्स वर टॉट टू बिकम गुड मदर एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। गर्ल्स को बताया गया कि आपको अच्छी माता कैसे बननी है, अच्छे आर्य वाले बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिखाया गया। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस्ट, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द ज्यू, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। लड़कियों को ये बताया गया कि यहूदियों से दूर रहो, ज्यूज से दूर रहो, घर की देखभाल करो, बच्चों को सिखाओ ये चीज़ें। हिटलर सैड इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न। हिटलर ने कहा मेरी स्टेट में जो मदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़न है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन सारी मदर को एक जैसा इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता था। मदर हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वॉज पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। जिनको हिटलर मानते थे, आर्या को मानते थे, अगर वहाँ की मदर है तो उनके बच्चों को तो अवार्ड दिया जाता था। जिनको हिटलर हेट करते थे, यहूदियों को, जॉयस को, तो उनके बच्चे होते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था।
वुमेन वर एनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रंस, और वुमेन को एनकरेज किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए. आर्यन वुमेन हु deviated from the prescribed course of conduct were publicly condemned and severely punished. तो जो आर्य महिला होती थी, अगर वो इस चीज़ का अगेंस्ट जाती थी, इस चीज़ को नहीं मानती थी, तो उनको कठोर दंड दिया जाता था. नेक्स्ट, द नाजी प्रोपेगेंडा, मतलब कि नाजी विचारधारा. मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जू. तो सामूहिक हत्या को विशेष उपचार माना जाता था. वो कहते थे कि ना ये जो यहूदी है ना, जो ये जॉज है, इनको ना सबको एक साथ मिलके मार दो. ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि कीटाणु खत्म हो जाएंगे, ये हमारा जो इन्फेक्शन है ना, ये पूरा फैला हुआ ही सारा खत्म हो जाएगा. इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल ऑफ गैस चैम्बर, मतलब कि निकाशी का मतलब था लोगों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था. मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट टू द रेजिम एंड द पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू. और जो यहाँ की शासन के लिए समर्थन जीतने और अपने विश्व दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया भी इस चीज़ को बहुत पॉपुलर करती थी. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, स्केची स्लोगन एंड लीफलेट्स. तो जो नाजी की विचारधारा थे, उनको चित्रों के द्वारा, फिल्म के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, नारों के द्वारा, पर्चों के द्वारा सब में बताया जाता था. मैंने बताया ना, हिटलर बहुत कट्टर था, बहुत ज़्यादा तानाशाह था. प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटर्ड ऑफ जू. एक फिल्म्स भी बनाई गई कि जिसमें जूस को हेट किया गया. ठीक है. द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल जू. और जो इसकी ना फेमस फिल्म थी, एक सबसे ज़्यादा सबसे बदनाम फिल्म थी, वो थी इटर्नल जू. नेक्स्ट, ऑर्थोडॉक्स जू वर स्टेरियोटाइप एंड मार्क्ड. रूढ़िवादी यहूदियों, रूढ़िवादी विचारधाराओं को चिन्हित किया गया, मार्क किया गया. नेक्स्ट है होलोकॉस्ट. होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय. अब ये क्या होता है? द मास किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यू बाय द नाजी रेजिम इज़ नोन एज द होलोकॉस्ट. मतलब कि यहूदियों को एक बड़े ग्रुप में एक साथ मार देना, उन्हें क्या कहते हैं? होलोकॉस्ट. ज्यू वर टेकन टू द गैस चैम्बर एंड द वर किल्ड. उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया. किसको? ज्यू को. ठीक है. और एक साथ ही गैस छोड़ दी गई, सारे एक साथ ही मर गए, तो उसे होलोकॉस्ट कहा गया. अंडरस्टैंड? तो हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है. किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी. ठीक है. क्लास ख़त्म करते हैं.